मेरा नाम है डी के रोइला। रात के ठीक 8 बजे हैं और हम फिर से हाजिर हैं स्टैटिक जीके का अगला पार्ट लेके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टाम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? ए प्रसुप्त, बी शांत, या सी सक्रिय, या फिर डी अर्ध प्रसुप्त। देखो वैसे इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। बाकी के बारे में अगर मैं बताऊं, देखो आपको इतना पता होगा जो ज्वालामुखी हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। जो ज्वालामुखी हैं वो 3 प्रकार के हैं। ये देखो, एक तो जो बाकी ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इसमें लास्ट वाला बस ये नहीं है, ये लास्ट वाला नहीं है, बाकी सक्रिय होते हैं, शांत होते हैं और प्रसुप्त होते हैं। तो जो स्टाम्बोली है एक तो सक्रिय प्रकार का सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, अगर ये पूछ लिया जाए स्टाम्बोली जो है ये किस द्वीप पर है, तो इसके द्वीप का नाम है लिपारी द्वीप। किस द्वीप पर है? लिपारी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और द्वीप पर स्थित है। ठीक है। अच्छा, ये लिपारी द्वीप पड़ता कहाँ है? ये द्वीप है इटली में। कहाँ जी? इटली में। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो स्टाम्बोली है एक इसका उपनाम और है जो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। स्टाम्बोली को कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्या कहते हैं स्टाम्बोली को? स्टाम्बोली को कहते हैं इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अच्छा, ऐसे ही इटली का भी उपनाम है। इटली को क्या कहते हैं? इटली को कहते हैं यूरोप का भारत। क्या कहा जाता है इसे? यूरोप का भारत। यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। अच्छा, जो एक भारत के संदर्भ में एक पूछा जाता है बेरेन द्वीप। कौन सा द्वीप? बेरेन द्वीप। ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है भारत का। अच्छा, ये कहाँ है? ये अंडमान निकोबार में है, ये भी है। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, तो सलाडो। पूरा नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन लास्ट में उसके सलाडो है। ठीक है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142, नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7, 8, 7, 9 या फिर 11? इसका राइट आंसर आप क्लिक कर सकते हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7। नेट बॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7। अच्छा, अगर हम बाकी के बारे में बात करें तो जो ये 8 हैं, 8 खिलाड़ियों की संख्या कहाँ होती है? देखो, एक गेम होता है कार्फ बॉल करके। क्या नाम है इसका? कार्फ बॉल। अच्छा, ये जो गेम होता है इसमें खिलाड़ियों की संख्या तो 8 होती है। एक स्पेशल बात बताता हूँ, इसमें जो ये 8 खिलाड़ी होते हैं इसमें 4 तो होते हैं मेल और 4 ही होते हैं फीमेल। ठीक है। यानी कि एक ऐसा गेम है जिसमें मेल फीमेल दोनों मिलकर खेलते हैं, कार्फ बॉल। ठीक है। 8 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, 9 खिलाड़ी कहाँ होते हैं? 9 खिलाड़ी होते हैं आपके बेस बॉल में। कहाँ होते हैं? बेस बॉल। अच्छा, एक और है सॉफ्ट बॉल, उसमें भी 9 ही खिलाड़ी होते हैं। अच्छा, 11 के बारे में आप जानते ही हो, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल। अच्छा, इसके अलावा 15 किस किस खेल में होते हैं? 15 देखो, 2 गेम तो मैंने भी सुने हैं, एक रग्बी और एक फुटबॉल। जो अपनी फुटबॉल होती है ना, इसमें भी 15 ही खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, किस खिलाड़ी का संबंध तीरंदाजी से है? डोला बनर्जी का, गगन नारंग का, कर्णम मल्लेश्वरी का, या फिर नीरज चोपड़ा का? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो डोला बनर्जी है इनका संबंध तीरंदाजी से है। अच्छा, अगर इनकी बात करी जाए गगन नारंग की, जो गगन नारंग है इनका संबंध निशानेबाजी से है। और कर्णम मल्लेश्वरी ये सुना होगा भारोत्तोलन में, और नीरज चोपड़ा को तो आप जानते हो जेवेलिन में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 140, निम्न में से किस एक का मुख्यालय रोम इटली में स्थापित है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, या फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी? राइट आंसर आप क्लिक कर सकते हो। वैसे इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जो ये पहले पे है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मैं एक बार पेन ले आता हूँ। इसका हेडक्वार्टर, ये देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये आपने कई बार सुना होगा, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अच्छा, जो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है ये द हेग में है। और जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, इसका है वियना में। कहाँ है इसका? वियना।
अच्छा, वियना कहाँ पड़ता है, याद आ गया, ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम। 145 यूक्रेन की राजधानी है। देखो ये तो आसानी क्वेश्चन है, अभी करंट में चल रहा है तो मैंने इसलिए डाल दिया कि पूछा जा सकता है। कंपाला, हनोई, कीव या फिर वियना। राइट आंसर आपको इसका पता ही होगा, इसका राइट आंसर है कीव। अच्छा, कंपाला कहाँ की राजधानी है? कंपाला जो है ये युगांडा की राजधानी है। जो कंपाला है ये है युगांडा की राजधानी, युगांडा की। अच्छा, जो हनोई है यह वियतनाम की, कहाँ की है? वियतनाम की। अच्छा, और जो कीव यूक्रेन की होगी। अच्छा, जो वियना है ये ऑस्ट्रिया की है। और अच्छा, इसकी कीव की करेंसी बताओ आप, मतलब यूक्रेन की जो करेंसी है वो क्या है? आप अपना आंसर कमेंट क्या करो, लो मैं बता ही दूँ भाई। रीलिया। क्या है? रीलिया। ठीक है, ये इसकी करेंसी है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146। निम्न में से कौन सा नोट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी नहीं किया जाता? 10 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, 2 रुपये का नोट या 1 रुपये का नोट? आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हो। वैसे इसका राइट आंसर है 1 रुपये का नोट। जो 1 रुपये का नोट होता है, देखो इसे आरबीआई जारी नहीं करता, इसे जारी करता है वित्त मंत्रालय। कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। अच्छा, जब जैसे आरबीआई जारी करता है तो उस पर आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। तो जो 1 रुपये का नोट है इसे वित्त मंत्रालय जारी करता है, तो इस पर सिग्नेचर किसके होते हैं? वित्त मंत्री के? नहीं, इस पे सिग्नेचर रहते हैं वित्त सचिव के। किसके सिग्नेचर होते हैं? वित्त सचिव के। जहाँ वो लिखा था ना, मैं धारक को 1 रुपया अदा करने का वचन देता हूँ, तो जहाँ आरबीआई के गवर्नर का आता है वहाँ इन पे आता है वित्त सचिव का। अच्छा, बाकी अभी ये क्वेश्चन आया था 2-3 दिन पहले, मैंने आपको बताया था 4 टकसाल है जहाँ पे सिक्के बनाए जाते हैं। ऐसे नोटों के भी 4 प्रेस हैं। आप आंसर कमेंट कर सकते हो, चलो मैं सर लिख ही देता हूँ। एक है नासिक, क्या है? नासिक। और एक है देवास जो एमपी में पड़ता है। अच्छा, एक है मैसूर, कर्नाटक। और एक मैसूर, भाई लिखने में अभी भी दिक्कत चल रही है हमें। और एक है साल बोनी, साल बोनी। ठीक है, देखो ये 4 प्रेस है जहाँ पे हमारे नोट छापे जाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित में से किस एक देश ने खुले द्वार की नीति को अपनाया? मतलब वहां की नीति का नाम है खुले द्वार की नीति। चीन, जापान, अमेरिका या फिर यूरोपियन संघ। मतलब खुले द्वार की नीति में मतलब यह है जो सामान है वो कहीं भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। अच्छा, वैसे जो खुले द्वार की नीति, पहले मैं इसका राइट आंसर तो बता दूं। राइट आंसर इसका है चीन। ठीक है, अच्छा ये जो खुले द्वार की नीति है इसका प्रतिपादक कौन थे? जॉन डे। इसके प्रतिपादक थे जॉन डे। खुले द्वार की नीति के प्रतिपादक जॉन डे। अच्छा, ये चाइना में है और इसके बारे में कुछ बताना नहीं है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 148। लोकप्रिय कॉमिक्स चाचा चौधरी के लेखक कौन है? एक कॉमिक्स आती थी ना बचपन में, बहुत पढ़ी होगी चाचा चौधरी, तो उसके लेखक कौन है? स्टैन अली एंड स्टीव या फिर जेरी सीगल या फिर प्राण कुमार शर्मा या फिर वॉल्ट डिज्नी? भाई आंसर तो ऑप्शन ने बहुत ही आसान कर दिया है, चलो फिर भी आप देख लेना चाहो। प्राण कुमार शर्मा। अच्छा, ये जो स्टैन ली हैं और स्टीव, इन्होंने भी तो एक कॉमिक्स लिखी थी, उसका कुछ नाम याद है आपको? चलो मैं बता देता हूँ। स्पाइडर मैन। किस नाम से थी वो इनकी? स्पाइडर मैन। ठीक है, अच्छा जो ये जेरी हैं, जेरी सीगल, इनके द्वारा करी गई थी सुपरमैन। कौन सी? सुपरमैन। ठीक है, इनका पता ही चल गया। और वॉल्ट डिज्नी, कोशिश करो, देखा जरूर होगा, कई जगह लिखा हुआ डिज्नी, नहीं याद आया? मिक्की माउस। जो मिक्की माउस है ना वो इन्हीं के द्वारा बनाया गया था, मिक्की माउस। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 149। अरे हो जा भाई क्लिक यार, ये हमें अभी भी तंग करता है। क्वेश्चन नंबर 149। आधुनिक गांधी किसे कहा जाता है? यानी कि आधुनिक गांधी किसे कहा जाता है?
मैंने ऑप्शन यार आज बड़े आसान आसान रख दिए। बाबा आमटे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज क्वेश्चन बहुत आसान हो गया यार ऑप्शनों से। चलो, राइट आंसर इसका बाबा आमटे। बाबा आमटे को जो है आधुनिक गांधी कहा जाता है। अच्छा, इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है मुरलीधर देवीदास आमटे। मुरलीधर देवीदास आमटे। अच्छा, कुछ और हैं ऐसे जिन्हें मतलब मैं उनके बारे में बता देता हूँ कि किसे क्या कहा जाता था। अच्छा, ये देखो, एक सीमांत गांधी, कहाँ है भाई पेन, ये आ गया। सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? सीमांत गांधी कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। अच्छा, लौह पुरुष किसे कहा जाता था? ये रहे अपने लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, एक था कश्मीर का अकबर। ये क्वेश्चन अभी किसी एग्जाम में पूछा गया, ये मेरे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन ये पूछा गया था कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। हाल फिलहाल में कोई एग्जाम हुआ है, राजस्थान का था वो एग्जाम, जहाँ ये पूछा गया कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है। जैनुल अबादीन, याद रखने के लिए याद रख सकते हो कलाम। कलाम साहब का पूरा नाम में आता है ना जैनुल अबादीन, वही वाला अबादीन। जैनुल अबादीन को ही कहा जाता था कश्मीर का अकबर। यहाँ से आप क्लिक भी कर सकते हो कि बस रिमाइंड हो जाए, मेन बात ये है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये सिस्टम हैंग चलता है। हाँ चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150। जनसंख्या संगठन किस मंत्रालय के अधीन आता है? जनसंख्या भी होने वाली है, आपको पता, कोविड के कारण हो नहीं पाई थी, तो मुझे लगता है जल्दी सरकार इस प्रोजेक्ट पर काम करेगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कृषि मंत्रालय के, शिक्षा मंत्रालय के, गृह मंत्रालय के या फिर पर्यावरण मंत्रालय के? आप अपना आंसर क्लिक कर सकते हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय के। अच्छा, आपको पता है पहली बार जो नियमित रूप से जनगणना है ये कब शुरू हुई थी? जो पहली बात नियमित रूप से हमने जनगणना शुरू करी थी वो 1881 से करी थी, यानी कि हर 10 साल बाद हम जनगणना करेंगे। अच्छा, ये उस वक्त ये लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। अच्छा, जो 2011 में हुई थी वो कौन सी नंबर की जनगणना थी? वो थी 15वीं जनगणना। कौन सी थी? 15वीं। 16वीं होने वाली थी 2021 में, लेकिन कोविड के कारण वो टल गई। अच्छा, एक बार भारत में 1931 में जनगणना हुई थी, थोड़ी सी स्पेशल थी। क्यों? ये जातिगत थी। कौन सी जनगणना थी ये? पहली बार जातिगत, यानी कि जाति के आधार पर लोगों को जनगणना की गई थी। ये जातिगत गणना जनगणना थी। ये पूछ लिया जाता है कि जातिगत जनगणना पहली बार कब हुई? 1931 में। 2011 में जो जनगणना हुई वो 15वीं जनगणना थी। पहली बार नियमित रूप से जनगणना कब से शुरू हुई? 1881 से, लॉर्ड रिपन के काल से। बस जनगणना से यही क्वेश्चन बनते हैं। बाकी दोस्तों देखो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हम रात को ठीक 8 बजे ये सीरीज़ लाते हैं अपनी, ठीक है। और अगर आपका कोई सुझाव है तो वो आमंत्रित है, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आपसे कल मिलते हैं फिर ठीक 8 बजे।